हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वही 1 वीक क्वेश्चनों की सीरीज, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट मिलेंगे, जो आगे आने वाली ITI की कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको हर एग्ज़ाम में मिलने वाले क्वेश्चनों की वही 1 वीक सीरीज लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, शेयर करें चैनल को, ताकि हमारी इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपके साथ तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को मिलती रहे। तो मैं शुरू करता हूँ। आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेपर इंडस्ट्री में पेपर की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक पेपर इंडस्ट्री में पेपर की मोटाई मापने के लिए, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकता है कि पेपर इंडस्ट्री में पेपर की मोटाई को लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए, ये या पेपर की मोटाई लगातार मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त साधन है या सामग्री है। तो किसका प्रयोग किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में पेपर की मोटाई मापने के लिए? तो LVDT ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसड्यूसर किसका प्रयोग किया जाएगा? LVDT ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, CRO में तरंग प्रदर्शन या वेव प्रदर्शन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? आपसे पूछा जा सकता है कि CRO में तरंग दर्शन करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी विधि काम में लेते हैं CRO में तरंग प्रदर्शन के लिए? तो CRO में तरंग प्रदर्शन के लिए हम जो विधि काम में लेते हैं, बताइए, देखें कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो उस विधि का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग विधि। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग विधि। नेक्स्ट, थर्मिस्टर का ताप गुणांक थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक, दोनों चीज़ें अगर यदि आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है और कॉमनली भी पूछा जा सकता है। तो देखो, ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक हमेशा थर्मिस्टर का कैसा होता है? नेगेटिव टाइप का होता है। किस प्रकार का? नेगेटिव टाइप का। और प्रतिरोध की अगर यदि बात करें तो प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। तो हमेशा अगर यदि आपसे केवल प्रतिरोध पूछा जाए तो प्रतिरोध कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। और ताप गुणांक की बात की जाए तो नेगेटिव। अगर यदि आपसे ये पूछा जाए कि थर्मिस्टर किस प्रकार का है,
तो एनटीसी टाइप का घटक है। किस प्रकार का है? एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी का है एनटीसी। चलिए नेक्स्ट, एसी ब्रिज को इनपुट सामान्यतः किसके द्वारा दिया जाता है? एसी ब्रिज को इनपुट सामान्यतः प्रदान करते हैं। जो एसी का ब्रिज होता है उसको, तो उसको किसके द्वारा? ऑसिलेटर द्वारा। किसके द्वारा? ऑसिलेटर द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में द्वितीयक धारा का मान होता है, में द्वितीयक धारा या सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा किसके बराबर होती है? तो कॉमनली आप बोलोगे कि लोड के बराबर होती है। तो देखो, लोड के बराबर तो लोड धारा के बराबर होती है। लोड धारा के बराबर तो होती है, कब होती है? जब ट्रांसफार्मर से बाहर की बात हो रही। जबकि यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है पीटी, तो पीटी के अंदर जो द्वितीय करंट होता है, सेकेंडरी का जो करंट होता है, वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है सामान्य ट्रांसफार्मरों में तो किसके लिए होता है? लोड के लिए। कौन से? सामान्य ट्रांसफार्मर। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी करंट किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर। किसके बराबर? मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर। पीछे यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया था कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी करंट व मैग्नेटाइजिंग करंट में संबंध है। तो कौन सा संबंध है? अभी यहाँ पर हमने नोट किया है, कौन सा संबंध है? बराबर का। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सेकेंडरी करंट बराबर मैग्नेटाइजिंग करंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट है वेल्डिंग शंट का शक्ति गुणांक। वेल्डिंग शंट का शक्ति गुणांक। तो वेल्डिंग शंट का शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर कितना होता है? 0.3 से 0.5 के ऑर्डर का। 0.3 से 0.5 के ऑर्डर का होता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अगर यदि नोट नहीं किए हैं तो एक बार आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक पेपर इंडस्ट्री में पेपर की मोटाई मापने के लिए या पेपर की मोटाई को लगातार मॉनिटर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो वो है अपना LVDT ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, CRO में तरंग प्रदर्शन कौन सी विधि से होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग विधि द्वारा। थर्मिस्टर किस प्रकार का उपकरण है? तो थर्मिस्टर NTC टाइप का प्रतिरोध घटक है। अगर यदि प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उच्च, और ताप गुणांक नेगेटिव। NTC है तो नेगेटिव टेम्परेचर टाइप का। AC ब्रिज में इनपुट ऑसिलेटर द्वारा प्रदान करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी करंट होता है वो किसके बराबर है? मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर होता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग शंट का शक्ति गुणक।
तो वेल्डिंग शंट का शक्ति गुणक है वो 0.3 से 0.5 के बीच का होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन। अगर यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ट्रांसफार्मर में सप्लाई आवृत्ति घटाने के लिए लेमिनेटेड कोर की मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई पर प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटाई क्या होगी, घटेगी, मोटाई घटेगी। अगर यदि सीधी सी स्पष्ट शब्दों में मैं बोलूं तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति और ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति व लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई में संबंध। तो क्या संबंध हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का, आवृत्ति 1/, पत्तियों की मोटाई। क्या संबंध हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया। किसका संबंध हो गया ये आपके सामने, व्युत्क्रमानुपाती का। अगर यदि आवृत्ति को बढ़ानी है तो पत्तियों की मोटाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और आवृत्ति को अगर घटानी है तो क्या कर देंगे, पत्तियों की मोटाई बढ़ा करके रखेंगे। अभी अगर यदि मैं बात करूं तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.50 mm, 0.35 mm से 50 mm के बीच। तो 0.50 mm किसकी रखेंगे, 25 हर्ट्ज के लिए। किसके लिए, 25 के लिए। और 0.35 किसके लिए, 50 हर्ट्ज के लिए। अगर यदि हमारा 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है तो पत्तियों की मोटाई कितनी हो जाएगी, 0.35 mm। अगर यदि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति आधी कर देते हैं तो पत्तियों की मोटाई कितनी हो जाएगी, 0.50 mm। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर की कोर पत्तीनुमा बनाने का उद्देश्य। ट्रांसफार्मर की कोर है वो पत्तीनुमा क्यों बनाई जाती है, उसका क्या उद्देश्य है या क्या लाभ है। तो ट्रांसफार्मर की कोर को पत्तीनुमा बनाने का उद्देश्य क्या है कि एडी करंट लॉस कम हो जाए। क्या हो जाए, एडी करंट हानि को कम करना। अगर यदि यहीं पर आपसे पूछा जाए कि लेमिनेटेड करने का क्या काम उद्देश्य है तो नेक्स्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड बनाने का उद्देश्य। तो लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं, लेमिनेटेड करते हैं हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। किसके लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करना। अगर यदि पूछा जाए कि एडी करंट हानि और हिस्टैरिसीस हानि ये किस में आती हैं, या मतलब ये दोनों नाम नहीं मिले तो हमें क्या मिलेगा, तो ट्रांसफार्मर की पत्तीनुमा
व लेमिनेटेड कोर बनाने का उद्देश्य तो क्या उद्देश्य हो जाएगा हमारा? लोह हानियों को कम करना। क्या हो जाएगा? लोह हानि कम करना। और लोह हानि में हम पढ़ते हैं कि लोह हानियों के दो रूप होते हैं, एक होता है एडी करंट और एक हिस्टैरिसीस। तो याद रखना कि लोह हानि कितने रूपों में होती है? दो रूपों में। लोह हानि बराबर एडी करंट हानि प्लस हिस्टैरिसीस हानि। लोह हानि के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक है हमारा एडी करंट लॉसेस और दूसरा है हमारा हिस्टैरिसीस हानि। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हम। ट्रांसफार्मर में अगर यदि आपसे पूछा जाए दक्षता के बारे में, क्या पूछा जाए? ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में। तो जहां पर लोह हानि, नोट में डाल लेना, लोह हानि बराबर कॉपर हानि। लोह हानि बराबर कॉपर हानि अगर यदि बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होगी? दक्षता उच्च होगी। दक्षता क्या हो जाएगी? उच्चतम हो जाएगी। ये भी याद रखना है कि लोह हानि बराबर कॉपर हानि होगी तो दक्षता क्या हो जाएगी? उच्चतम हो जाएगी। अगर यदि दक्षता किसी ट्रांसफार्मर की कम है तो इसका मतलब उसकी कॉपर हानि ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर की कोर में वाइंडिंग का केंद्रीय भाग। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की कोर में वाइंडिंग का केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग अधिकांश धारा एवं शक्ति का प्रवाह करता है। अधिकांश धारा या शक्ति का प्रवाह है करता है। अतः वाइंडिंग का केंद्रीय भाग, अतः वाइंडिंग का केंद्रीय भाग साइडों या पक्षों की तुलना में, साइडों या पक्षों की तुलना में लगभग दो गुना शक्ति या धारा वहन करता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या होता है कि उसमें हमेशा कोरों की या साइडों की तुलना में दो गुना शक्ति बहती है। या हम कहें तो धारा की अगर बात करें तो दो गुना धारा। जैसे हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर है, अगर यदि उसकी करोड़ की बात करें, किसकी बात करें? आपने पढ़ा होगा कि करोड़ के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कोर, सेल और बेरी ट्रांसफार्मर। तीन ट्रांसफार्मर हम पढ़ते हैं, कोर टाइप का, सेल टाइप का और बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर की। तो देखिए जो अपना ट्रांसफार्मर है, सबसे पहला कौन सा? क्रोड टाइप का। तो इसमें हमारा क्या होता है कि हम जो भी सिंबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ट्रांसफार्मर का सिंबल यही होता है हमारा बीच में। तो इसका जो केंद्रीय भाग है, जहाँ पर दोनों वाइंडिंगें कॉमनली रूप से आ रखी हैं,
ट्रांसफार्मर में केंद्रीय भाग पर, तो वहाँ पर शक्ति का प्रवाह कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर यदि कोई ट्रांसफार्मर की कोर हमने इस प्रकार से बनाई है, ये है इसकी प्राइमरी और ये है इसकी सेकेंडरी, तो इसका केंद्रीय भाग कौन सा हुआ, जो यहाँ पर बीच में जो कोर लगी हुई है ये इसका क्या हुआ, केंद्रीय भाग हुआ। और अधिकतम चुंबकीय प्रवाह किससे होगा, इसी से यहाँ पर, तो ये जो भाग है ये इसका केंद्रीय भाग हो गया। ऐसे ही अगर यदि मैं बेरी टाइप की बात करूँ तो बेरी में क्या होता है, ये केंद्रीय भाग रहता है जो हमेशा पत्तीनुमा बनाया रहता है। कैसे, ऐसे अलग अलग पत्तियों से पत्तीनुमा बनाया जाता है। तो केंद्रीय भाग, अब इसमें जितनी पत्तियां हैं, पत्तियों के जितने पात दिए हुए हैं, जैसे 2 पात दिए हुए हैं तो केंद्रीय भाग की शक्ति कितनी हो गई, 2 गुना। अगर यदि पात 4 दे दिए तो केंद्रीय भाग में शक्ति कितनी हो गई, 4 गुना। अगर यदि पात 6 दे दिए तो केंद्रीय भाग में शक्ति कितनी हो गई, 6 गुना। तो हमेशा ये बेरी टाइप में ये भी ध्यान रखना है कि उसमें पात कितने दिए हुए हैं, कोर के कितने पात दिए हुए हैं, तो पाथ के हिसाब से हमें शक्ति का निर्धारण करना है कि उसमें कितनी शक्ति प्रवाहित होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। बने रहें तेजल ऑनलाइन क्लासेज पर। थैंक यू।